फल तोड़ने के बाद पोषण प्रबंधन कैसे करें। स्पेशली प्राकृतिक खेती में आप पोषक तत्वों का प्रबंधन फल तोड़ने के बाद कैसे कर सकते हैं, डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप सेब के दानों को हार्वेस्ट करते हैं, उसके तुरंत बाद आपको बैक्टीरिया और फंगस को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट एफर्ट लगाना पड़ता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, हम स्पेशली करते हैं कॉपर बेस्ड लस्सी। जी हाँ, लस्सी के बीच कॉपर की कोई भी चीज़ रख करके लगभग वो 1 महीने तक रखेंगे, उस लस्सी का यूज़ करेंगे और उसका स्प्रे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद तुरंत कॉपर बेस्ड लस्सी का स्प्रे करें फंगस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला कदम ये है। उसके बाद जब थोड़ी ग्रोथ सेटल हो जाए, लगभग सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर मिड अक्टूबर तक, आपको अब साप्तधान्य अंकुर अर्क का स्प्रे करना है। साप्तधान्य अंकुर अर्क कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो हमारे पेज पर पड़ी हुई है, आप स्क्रॉल करके जाइएगा नीचे, आपको लगभग इसी साल में मार्च के महीने में ये वीडियो ऑलरेडी इस पेज पर पड़ी हुई है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि साप्तधान्य अंकुर अर्क कैसे बनाया जाता है। अब बात की जाए कि पूरे साल भर पोषण प्रबंधन कैसा रहता है। ध्यान देना होता है सॉइल पर, मिट्टी पर। मिट्टी का प्रबंधन अच्छे से यदि आपने कर लिया तो आपको ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। जैसे अभी फंगस को कंट्रोल करने के लिए अभी बात करी हमने, फिर साप्तधान्य अंकुर का स्प्रे के बारे में बात करी, ये तो केवल मात्र 5% ही काम करती है, लेकिन सबसे मेन और अहम रोल है मिट्टी के साथ की गई प्रैक्टिसेस का। दोस्तों, आपको क्या करना है, नंबर 1, आपको जहाँ आपका ऑर्चर्ड लगा हुआ है वहाँ पर आपको सहयोगी फसलें लेनी ही लेनी है आवश्यक तौर पर, क्योंकि एक फसल पर एक ही तरह के बैक्टीरिया और फंगस काम करते हैं। और यदि हम क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, दूसरी क्रॉप नहीं लेते हैं, इसके साथ सहयोगी फसलें नहीं लेते हैं, फसलों का चुनाव बदल बदल कर नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो हमारे मित्र बैक्टीरिया है, फंगस है, उनकी डेफिशिएंसी आ जाएंगी। अमूमन हम देखते हैं कि पेंडेबल हो जाते हैं उसी ऑर्चर्ड पर कि हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, सेब को बेचेंगे, उसी पर डिपेंड रहते हैं पूरे साल भर। ऐसा प्राकृतिक खेती में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो मिट्टी है, मिट्टी में सहयोगी फसलें बखूबी लेनी होती है। तो अभी हम लगा रहे हैं गार्लिक, लहसुन की खेती कैसे आपको करनी है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। आपको सबसे पहले बात आती है, आप जो लहसुन है इसको आप बीजामृत से संस्कारित कीजिएगा। बीजामृत कैसे बनाते हैं, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी पेज पर पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। बीजामृत से संस्कारित की हुई ये लहसुन की कलियां हैं और इसको छाया में ही आपको सुखाना होता है। अब ये लहसुन बीजामृत से संस्कारित किया हुआ है, ये लहसुन लेना है और अब आप इस तरह की इसको सीधी ड्रेन काटेंगे और अब लहसुन को हम इसमें जो कली से कली का डिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 4 इंच, 4 बाई 4 इंच रहने वाला है। आप देखिए, इसको हम बिल्कुल इस तरह से लगाने वाले हैं, ये आप देखें, ऐसे 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 करके हम इसको लगाने वाले हैं, क्योंकि जो लहसुन है इसकी जो जड़ें हैं वो सॉइल सरफेस पर ही रहती है, ऊपरी सतह पर ही रहती है, ये काफ़ी गहराई तक नहीं जाने वाली है। ये लगभग 2.5-3 इंच तक ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच तक गहराई तक ये इसकी जड़ें जाने वाली है। जो सॉइल सरफेस पर न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं उसको ये अच्छे से ग्रहण कर लेती है और इसमें भी एक विशेष तरह का बैक्टीरिया काम करता है। हमने लहसुन रख दिया, अब आप क्या करेंगे, इसके लिए स्पेशल न्यूट्रिशन क्या देंगे, ये है दोस्तों गली सड़ी गोबर की खाद और इसमें मिलाया गया है
घन अमृत। जी हाँ दोस्तों, 2 भाग है गली सड़ी गोबर की खाद के और 1 भाग अब इसमें हमने एंटर करा है घन अमृत का। हम इसको यूं थोड़ा थोड़ा करके हर लाइन में इसको मिलाने वाले हैं। इस तरह से ऐसे करके हमने ये अब ये मिला दिया। लाइन से लाइन की दूरी है वो भी रहने वाली है 4 ही इंच। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इंच तक रख सकते हैं और 5 इंच भी रख सकते हैं। 4-5 इंच, 5 इंच से ज़्यादा इसकी लाइन से लाइन की दूरी आप नहीं रख सकते हैं। ऐसे करके आपको ये लहसुन लगाना है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जब ये हो गया, अब इसकी जो सॉइल सरफेस है ये ओपन ही रहने वाला है अभी। तो अभी हम इस पर, ये है धनिया, अब हम इस पर धनिया का छिड़काव करने वाले हैं। यूँ जब आप ये पूरा हो जाएगा तब ऐसे करके इसमें धनिया हम डालने वाले हैं। धनिया डालने से क्या होगा, इसमें धनिया जब उगेगा इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। धनिया जब उगेगा तो इसके हम धनिया के पत्ते जड़ों समेत यहाँ से उखाड़ लेंगे और इसको सेल आउट करने वाले हैं। और जो धनिया है वो लगभग 50 से 60 दिनों में यहाँ से हार्वेस्ट हो जाएगा और फिर बचने वाला है यहाँ लहसुन ही लहसुन। खेती में जो सहयोगी फसलें हैं आवश्यक तौर पर इनको लेना होता है। जो ये ऑर्चर्ड है ये हमारे पास मेन क्रॉप है, ये इसको हम सीधा सीधा बोनस के तौर पर लेते हैं। और ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये रूट स्टॉक MM106 के ऊपर शनिको रेड गाला का प्लांट लगा हुआ है। 2023 मार्च की ये यहाँ प्लांटिंग है। आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, आपके समक्ष है ये। तो ये सारा कुछ प्राकृतिक खेती पर ही डिपेंडेबल है। और जो हमारी शुरुआती जो रनिंग कॉस्ट है इसको ग्रो करवाने के लिए वो हम लेते हैं सहयोगी फसलों से। हम फसलों को रोटेट करते रहते हैं ताकि सभी तरह के बैक्टीरिया हमारे सॉइल में काम करे अच्छे से। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा नज़दीक आए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो ये वाला बेड है, इसमें हमने लहसुन लगा लिया है। इसके साथ वाला बेड है, यहाँ अदरक लगा हुआ है, अदरक को अब हम ले रहे हैं और इसके साथ में इसमें पौधा भी है और इससे पिछली साइड हल्दी लगी हुई है। और ऐसे ऐसे करके आपको, जब आप क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हमारे सॉइल में सभी तरह के बैक्टीरिया काम करेंगे। डर्मा है, सुडोमोनास है, बेसिलस सबटिलिस है और बुबेरिया वेस्सियाना है, मेटारिजियम है। इस तरह की कई हमारी मित्र फंगस है। दोस्तों फंगस की लगभग 1.5 लाख प्रजाति है। इनमें से बहुत सारी फंगस ऐसी है जो हमारे सहयोग में काम करती है, जो हमारे सपोर्ट में काम करती है। पौधे के साथ उनकी सीधी कनेक्टिविटी है, जैसे माइकोराइजा हो गया, जैसे नाइट्रोजन फिक्स करने वाले कई सूक्ष्म जीव हो गए। तो ये सारी जो फंगस है ये हमारे सहयोग में काम करते हैं। ये तभी काम करेंगे जब इनकी फसलें हैं उनको बार बार खेत में लगाते रहेंगे। सीधा सीधा कहना है कि आप एक ही चीज़ पर, जैसे आप ऑर्चर्ड पर डिपेंड रहते हैं, आपको नहीं रहना है। आपको सहयोगी फसलें आवश्यक तौर पर लेनी है। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर मल्चिंग शीट डाल देंगे तो हमने केवल ऑर्चर्ड ही उगाना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति में यदि आपको इन सभी बैक्टीरिया को अब काम में लगाना है, अपने लिए सहयोग इनसे लेना है, तो इनके हिसाब से हमें इनके पसंद की फसलें भी लगानी होगी, तब जाके हम प्राकृतिक खेती में ग्रो कर सकते हैं। जब पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी जाके पौधा डिजीज़ फ्री भी रह सकता है। वो डिजीज़ बीमारी बैक्टीरिया से खुद ब खुद लड़ेगा। आपका इसमें रोल यह है कि आप मिट्टी में अच्छे से पोषण प्रबंधन करवाने के लिए क्रॉप रोटेशन का सहयोग ले, सहयोगी फसलें आवश्यक तौर पर ले। तो मैं समझता हूँ कि पोस्ट हार्वेस्ट का भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी तौर पर करनी है।
एक कॉपर बेस्ड लस्सी का स्प्रे करना है तुरंत। उसके लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपको सप्तधान्य अंकुर अर्क का स्प्रे करना है। इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट पौधे को मिल जाएंगे और जो बेस है, मिट्टी पर सहयोगी फसलें आवश्यक तौर पर लेनी है। इससे होगा ये, आपके लिए रनिंग कॉस्ट जो ऑर्चर्ड को चलाने के लिए लगती है वो भी आ जाएंगी और जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो भी अच्छे से बनेगा और सभी तरह की मित्र फंगस और बैक्टीरिया हमारे सॉइल में अच्छे से डेवलप होने वाले हैं। तो लेता हूँ आपसे विदा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।